ये जो क्वेश्चंस जो डिस्कस हम कर रहे हैं ये है आपका 2018 दिसंबर में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। और कोशिश करनी है आप लोगों ने हर क्वेश्चन का आंसर देने की, राइट। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देखें, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में देखें, क्योंकि इस तरह से ये पेपर आपका आता है। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है बताओ? डाइवर्जेंट। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये तो आपको कई बार पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हिंदी में बड़ी आपको मिस्टेक्स दिखेंगी, ठीक है। ये आपको मैंने पढ़ाया है क्रिएटिविटी, उसमें बताया भी है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और किस तरीके से एक क्रिएटिव पर्सन में डाइवर्जेंट थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है। ये सब क्लियर करा रखा आप लोग को, है ना। डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है कि एक स्थान से आप अलग अलग तरफ को जा रहे हो। ये तो होता है ना, आप कभी रोड में चल रहे होते हैं, ये रोड आपकी है, चल रहे होते, लिखा होता है ना डाइवर्जन, ठीक है। तो क्या होता है? मोड़, मतलब कि आप सीधे चल रहे हैं, उसके बाद क्या आपको मोड़ आ रहे हैं। मतलब कि ये है कि आप सिर्फ एक केंद्र बिंदु पर ना सोच करके आप बहुत अलग अलग तरीकों से सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने एक समस्या आती है, आप बार बार सोचते हैं और बार बार आप उस समस्या के लिए एक ही समाधान को सोच पा रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा, किसी समस्या के संबंध में आप बार बार विचार कर रहे हैं और हर विचार करते समय आपके मस्तिष्क में एक ही सॉल्यूशन, एक ही समाधान आ रहा है, तो आपकी थिंकिंग जो है वो कन्वर्जेंट हो जाती है, ठीक। लेकिन अगर कोई समस्या आपके सामने आती है, उसके संबंध में आप बार बार विचार कर रहे हैं और हर बार आपके सामने अलग अलग समाधान आ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब कि एक बिंदु को आपने बहुत अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? हेलो। और क्रिएटिविटी तो होती ही यही है कि कोई चीज बनी हुई है ऑलरेडी, उसको अब नए सिरे से बनाना, फिर उसके बाद फिर नए सिरे से बनाना। तो नए नए सिरे कब आएंगे? जब आप अलग तरीके से सोचेंगे। किसी इंसान ने कुछ सोचा, आपसे उससे भिन्न सोच रहे हैं, तो इस प्रकार से आप डाइवर्जेंट थिंकिंग को समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब हम बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी की। तो मैंने जैसा कहा है आपसे कि इस रिवीजन क्लास के माध्यम से हम कंप्लीट रिवीजन भी करेंगे। क्रिएटिविटी की जब हम बात करते हैं तो क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जरा आपका? वो 4 एलिमेंट कौन कौन से नाम बताओ, जल्दी से बताइए। क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? अरे भाई जल्दी बोलिए। सर फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, ओरिजिनलिटी और एलेबिलिटी। फ्लुएंसी यानी कि धारा प्रवाह, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी गुड, विविधता। फिर विविधता, और उसके बाद एलेबोरेशन, सर मौलिक, हाँ विस्तारण। विस्तारण, और फिर चौथा क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। मौलिकता। मौलिकता, वेरी मौलिकता गुड, सर। नोबेलिटी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्रिएटिव जो पर्सन होता है, क्रिएटिविटी जो होती है उसमें क्या होनी चाहिए? फ्लुएंसी। मतलब आप किसी भी चीज के लिए बहुत फ्लुएंटली सोच पा रहे हैं, आपके माइंड में बहुत फ्रीक्वेंट थॉट्स आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप क्या हैं? बहुत फ्लुएंट हैं, आप क्रिएटिव हैं। आप जब भी सोचते हैं तो आप हमेशा एक ही तरीके से नहीं सोचते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? कोई काम हुआ है ऑलरेडी, उसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। आपने संविधान पढ़ा होगा, क्योंकि आप एसएसटी का एग्जाम भी देंगे, वहां पे पता होता है आपको। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि वो क्या है? फ्लेक्सिबल है, यानी कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? फ्लेक्सिबिलिटी का जो, या फ्लेक्सिबल का जो अपोजिट होता है रिजिड होता है। क्यों रिजिड? मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। उदाहरण के लिए आपने एक दीवार बनाई है, उस दीवार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, दैट इज रिजिडिटी, ठीक है। पहाड़ है, पर्वत है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं हो सकता उसमें। आसमान जैसा है वैसा ही रहेगा, सूरज जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं, दैट इज रिजिड। मतलब कि जैसा है वैसे ही रहेगा, जस का तस बोलते हैं ना पहाड़ी में। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंजेस होते रहेंगे, समझ में आ रहा है? दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी।
इंसान का व्यवहार फ्लेक्सिबल होता है, घर में कुछ और, अपने ऑफिस में कुछ और, दोस्तों के साथ कुछ और, समझ में आ रहा है ना, होता है ना फ्लेक्सिबल, हर जगह आपका व्यवहार चेंज होता रहता है, यस और नो, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो यही है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। एलैबोरेशन होता है आपका विस्तार करना किसी चीज का, मतलब आपने कुछ सीख लिया है, अब उसमें आप और चीजें जोड़ रहे हैं, क्यों, है या नहीं। जैसे कि माना आपसे कहा कि पेंटिंग बनानी है, आपने एक पेंटिंग बना दी, अब अच्छी पेंटिंग बनी, कुछ बढ़िया उसमें हुआ, फिर आपसे कहा जाएगा इस पेंटिंग में परिवर्तन करो, तो आपने परिवर्तन भी कर दिए। अगर आप कहते हैं मैं परिवर्तन नहीं करता हूं, दैट इज कि आप रिजिड हो। आपने परिवर्तन किए यानी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर है। इलेबोरेशन कि आपने जो कुछ नयापन उसमें लाए हैं, जो विस्तार आपने उसका किया है, जो पूर्व उसकी स्थिति थी अब उससे कुछ भिन्न उसको बना दिया है, तो दैट इज कॉल्ड इलेबोरेशन, इलेबोरेट करना। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे आपको जानकारी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपने बोला कि नरेंद्र मोदी जी हैं। अब उनके बारे में जानने के लिए अगर आपको कोई किताब मिलती है तो आप उसको पढ़ते हैं, तो आप अपनी जो नॉलेज है उसको क्या करते हैं, इलेबोरेट करते हैं, विस्तारीकरण कर रहे होते हैं आप अपना, ठीक है। नोबेलिटी मतलब कुछ बताइए, मौलिक होना। मौलिक मतलब है कि जो चीज आपने बनाई है वो आपसे पहले नहीं बनाई गई है। आपसे कहा गया है कि ये एक पेंटिंग है, इसमें कुछ क्रिएटिव करना है, आपने यूट्यूब में देखा, सर्च किया, आपको दिखा कहीं किसी ने कुछ किया था, आपने वैसा ही आप यहाँ पर छाप दिया, तो ये क्या कुछ क्रिएटिव कहलाएगा या कॉपी पेस्ट कहलाएगा, बताइए, बोलिए। तो ये क्या है, कॉपी पेस्ट है, आपने यूट्यूब देखा और वहां से आपने छाप दिया है। लेकिन जब आपने कुछ नहीं देखा, अगर देखा भी तो कुछ आइडियाज लिया और अपना एक नया आइडिया बनाया और उस आइडिया को यहाँ पर आपने इम्प्लीमेंट किया, और उस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपको नहीं पता कि वो एप्रिशिएबल है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड नोवेलिटी। कुछ खुद का कुछ करना, ठीक। क्लियर है क्रिएटिविटी के बारे में, हेलो। इसके बाद Yes, हम sir. बात करते हैं क्रिएटिविटी के स्टेप्स होते हैं कुछ, 4 ही स्टेप होते हैं, बताओ कौन कौन से होते हैं। प्रिपरेशन होता है पहले, होता है ना तैयारी करना, फिर क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। प्रिपरेशन के बाद क्या होता है, अरे आपने पढ़ा नहीं है क्या बिल्कुल ही, बोलिए। Sir, incubation. हैं, दोबारा बोलो, करेक्ट बोलना, गलत नहीं बोलना है। देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोग रिकॉल करें, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो रिकॉल बहुत जरूरी होता करना, जल्दी बताइए। हेलो, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, ऐसे रुको मत, जरूरी है बहुत जानना सभी के लिए। चलो एक काम करो, नहीं बोल रहे हो तो आप चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि हमें रिवीजन करना है, इतना समय नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। प्रिपरेशन फिर क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। इंक्यूबेशन नहीं, तो इंक्यूबेशन होता है, जिनको नहीं पता है प्लीज इसको नोट करें, हालांकि ये पढ़ाया हुआ है मेरा और पढ़ाने के बाद मैं रिवीजन भी करा चुका हूँ इसका एक बार। फिर है इल्यूमिनेशन, ये आई है, बाकी दोनों एल हैं। और फिर क्या आपका वेरिफिकेशन, बहुत पूछा गया है एग्जाम में ये। तो 4 स्टेप्स होते हैं क्रिएटिव प्रोसेस के, इसे बोलते हैं स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। जो सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया होती है उसके 4 पद होते हैं, ये 4 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन, जब आप कुछ काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसके लिए आप जो प्लानिंग करते हैं, जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, वो क्या आपका प्रिपरेशन होता है, ठीक। उसके बाद होता है आपका इंक्यूबेशन, जब आप उस प्लानिंग को, उस प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक, तो होता है इंक्यूबेशन। इसके बाद होता है इल्यूमिनेशन, जब आपने कुछ प्लानिंग जो किया था उसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया, बट उसके बाद फिर आप किसी और काम में लग गए हैं, उस काम को करते करते सबकॉन्शियस माइंड में तो आपका यही रह रहा होता है, तो कुछ और काम करते हुए, क्रिएटिव वर्क नहीं कर रहे हैं अभी आप वर्कशॉप में नहीं है अपनी, ठीक है,
मतलब कॉलेज में कुछ आप क्रिएटिव वर्क कर रहे थे, उसका आप घर आ गए हैं, ऑटो में बैठे हैं या कुछ डिनर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस दौरान जो उस क्रिएटिव वर्क के बारे में आप सोच रहे होते हैं या कुछ अचानक से आपके दिमाग में कुछ आता है, ऐसा भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। सडन आइडिया, अचानक से जो आइडिया आपके विचार आप मन में आता है वो, और फिर उसका आप अपने वर्क स्टेशन में जाकर के या कॉलेज जाकर के उसको वेरीफाई करते हैं क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल पूछा आता है बार बार, तो जो ये क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ उसका एग्जाम्पल का, पूछा गया होता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आया था, अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा है वो क्वेश्चन ना, चलो आएगा तो मैं बता दूंगा बीच में आपको। ठीक है, तो जैसे इसको ऐसे समझो कि माना आप लोग को कीबोर्ड बजाना तो आता ही होगा ना, हारमोनियम वगैरह आता है, नहीं आता तो सोच लो, कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, हारमोनियम हो गया आपका, ठीक है, या ऐसा कर लेते हैं, ढोलक हो गई, ये नाल जिसे बोलते हैं बजाने की। आप अगर इसको प्ले कर रहे होते हैं, आप जहाँ सीख रहे हैं, है ना, ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां सीख रहे हैं इसको, आप कभी आपको याद है ना, कभी घर में बैठे हुए हैं आप या सोए हुए हैं तो आपका ध्यान जाता है, कहते हैं यार कि मेरे को ये गाना बजाना है, इस गाने की धुन इस तरीके से बज सकती है, उसमें कभी ऐसा आता नहीं आता माइंड में, कभी कुछ नया सीख रहे होते बजाने का, तो आप किसी ने कभी सीखा हो तो घर में बैठे हो तो घर में ही आपके विचारों में उंगलियां चल रही होती हैं, हाँ ये गाना ऐसे बज जाएगा, ये गाना ऐसे बज जाएगा, इसमें ये ताल ढोलक कैसे पड़ेगी, है ना। तो जब आप घर में बैठे हुए हैं, आपके सामने कुछ नहीं है, तो उस समय आप अचानक से उसके बारे में सोच लेते हैं, अचानक से सडन आइडिया जो आता है आपका, वो क्या है, आपका इल्यूमिनेशन है। और फिर आप क्या करते हैं, हारमोनियम पकड़ते हैं और उस धुन आपके मन में जो आई थी उसको बजा के देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो सही धुन है या नहीं है, बज रही है नहीं बज रही है, तो दैट टाइम वेरिफिकेशन। ठीक है, समझ में आया, ये चारों स्टेप समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ क्रिएटिविटी के बारे में था। क्रिएटिविटी के बारे में एक प्रश्न और पूछा आता है, बहुत ज्यादा कॉमन है आपका ये, कि क्रिएटिविटी का जो संबंध होता है वो एकेडमिक अचीवमेंट के साथ नहीं होता। मतलब कोई बच्चा अगर अपने कॉलेज में टॉप कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव होगा, और कोई बच्चा अगर अपने कॉलेज में सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन ला रहा है तो जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर है, क्रिएटिव कोई भी हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। बट क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी का संबंध भले ही एकेडमिक अचीवमेंट से नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस से तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, आप लोग देखिए और समझिए इसको। ठीक है, रिवीजन ऐसे ही कराऊं या बिल्कुल वन बाय वन क्वेश्चन कराते हुए चलो फटाफट स्पीड में, बताइए आप लोग। सर ऐसे ही। ठीक है, लेकिन आप लोग तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हो ना, विचार अपने कुछ दे ही नहीं रहे हो, बोल लो सर को बोलने दो, 2 दिन से क्लास ली नहीं है ना। चलिए, द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत लाया जा सकता है, सॉरी अंतर्गत बताया जाता है। किसके, बताओ पहले तो मुझे बताओ कि प्रश्न समझ में आया है या नहीं आया है। दरअसल नहीं आया। ये क्वेश्चन जो है ये आपका लैंग्वेज पेडागोजी का है, पहले बताता हूँ आपको, यहाँ इन्होंने डाल दिया है साउंड कॉम्बिनेशन मतलब बोल रहा है ये। अब इस साउंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, साउंड को बोलते हैं हम फोन, फोनोलॉजिकल। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, साउंड मतलब होता है फोन, तो यहाँ पर आंसर इसका होता है फोनोलॉजिकल। ठीक है, और यहाँ पर तो लिखा भी है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है ना, हेलो, यस सर। वैसे तो आंसर बहुत ही सरल है ये, हालांकि पेडागोजी के अंदर नहीं होना चाहिए था इसको, क्योंकि ये आपका लैंग्वेज पेडागोजी का क्वेश्चन है, बट फिर भी ऐसा कुछ था नहीं इसमें, ऐसा बताने लगे। द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, एक मिनट में देख लो ये क्या लैंग्वेज पेडागोजी तो नहीं है ये, नहीं बाल विकास शिक्षा, ठीक है, हो सकता है दे दिए होंगे क्वेश्चन ऐसी।
तो द पोजीशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, मतलब कि आपकी जो थॉट पैटर्न्स है, पहले तो इस क्वेश्चन को खुद समझने की कोशिश करूँ कि आप एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद समझनी है ना आप लोगों ने। लीजिए समझ करिए इसको। The position where thought patterns are influenced. हो गया? अब आप में से बताइए कि इसका आंसर क्या आप टिक करेंगे अगर एग्जाम में आपका आंसर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, देखो ये प्रश्न एक्चुअल में आपने वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी होगी ना। तो वाइगोस्की ने, हाँ वाइगोस्की ने ये बात साफ साफ कही है कि जब बच्चे की दो तरह की लैंग्वेज बताई, मतलब लैंग्वेज के 3 पैटर्न बताए उन्होंने, बट उन्होंने बताया कि प्राइमरी लैंग्वेज और एक सेकेंडरी लैंग्वेज। वही कहते हैं कि जब बच्चा समाज में पहली बार, ठीक है, भाषा का प्रयोग करता है तो उसी भाषा का प्रयोग करने लगता है जो उसने समाज में सुनी होती है। आप सभी पेरेंट्स हैं, पेरेंटिंग कर रहे हैं, कविता के अलावा, कविता ही है ना यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, अभी मैरिड नहीं है, गायत्री भी है शायद, तो ऑलमोस्ट आप सब पेरेंटिंग कर रहे हैं, आपके बच्चे बोलते होंगे तो आपने देखा होगा कि बच्चे वही भाषा बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं। अगर आप बच्चों के सामने अंग्रेजी भाषा का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो बच्चे अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, कुमाऊनी भाषा बोल रहे होते हैं तो आप बच्चा कुमाऊनी ही बोल रहा होता है, आप अगर हिंदी भाषा बोलते हैं तो बच्चा हिंदी ही बोल रहा होता है। ये सब यस। इसके साथ साथ इसको हटाइए सामने से आप, ये तो ये बता रहा है कि समाज से ही आपको भाषा मिल रही है, यानी कि सामाजिक भाषाई उद्धृत की बात कर रहा है। दूसरी बात, अभी कह रहा है कि सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है। तो बिल्कुल, जब आप सोच रहे होते हैं तो आपसे बात कर लेते हैं, आप लोग जो बैठे हुए ना, अगर आपके सामने कोई समस्या आती है उसको सुलझाने के लिए जब आप विचार कर रहे होते हैं तो आप किस भाषा में सोच रहे होते हैं, जो आपकी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें सोच रहे होते हैं, भले ही आपको अंग्रेजी कितनी अच्छी आती हो, है ना। कोई आप जैसे होंगे इंग्लिश मीडियम के, जैसे किरण आपको, कविता आपको, और भी कोई है, ठीक है, भले ही आप लोग कितना ही अच्छा इंग्लिश रीडिंग कर लो, कितना ही अच्छा इंग्लिश आप बोलो, लेकिन जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो विचार आपके अंग्रेजी में नहीं आते हैं, हिंदी में ही आते होंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपने उसी लैंग्वेज को सुना है अपने समाज से। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये स्थिति है यहाँ पर, तो मैंने आपको 2 बातें बताने का प्रयास किया है। पहली बात ये कि भाषा हम समाज से ही सीखते हैं, ठीक है, भाषा पहले और समाज बाद में नहीं है, पहले समाज फिर भाषा है। मोगली अगर जंगल में रहा, जानवर के साथ रहा, तो वो जानवर की भाषा बोलता था, वो इंसान की भाषा नहीं बोलता, ठीक है। तो ये आपका होता है कौन सी, सामाजिक भाषाई उद्धृत या की सोशियो लिंग्विस्टिक जेनेसिस। फिर है नेक्स्ट आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, रवि रिपेयर्स एप्लियंसेस, ठीक है। एप्लियंसेस क्या होते हैं, जैसे बल्ब है आपका, फ्रिज है, इनको एप्लियंसेस बोलते हैं, ठीक है। मैं जिनका हिंदी स्ट्रांग है, अंग्रेजी नहीं है, तो उनके लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी आपने देखना होता है। बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ माल फंक्शनिंग, माल फंक्शनिंग क्या होता है, कुछ गड़बड़ हो जाना, ठीक है, based on his experiences with the symptoms, अपने अनुभवों और लक्षणों, सिम्टम्स मतलब क्या होता है, लक्षण, के आधार पर उपकरणों, एप्लियंसेस मतलब उपकरण, उपकरण क्या, टीवी, फ्रिज, ये वो, मैं खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। क्या कर रहा है वो, आइडिया लगा रहा है, जैसे आप लोग करते हैं ना, कई बार घर में टीवी आप देख रहे हैं, पुराने टाइम पे होता है टीवी देख रहे हैं आप, कुछ खराब हो गया टीवी में, तो आपने देखा किसी इंसान को, उसने टीवी के ऊपर ढपढप मारा और टीवी सही हो गया। अब आपके सामने कभी टीवी खराब होता है, आप भी ढपढप मारते हैं पहले,
ये क्या आपका अनुभव है, आपने देखा कि हाँ ऐसा हो सकता है, टीवी में कुछ हिल गया हो तो ऊपर से मार के वो ठीक हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? क्यों? यस जब सर। किचन की बात करते हैं, अगर ऐसे माना कि सब्जी बना रहे हैं आप, कुछ नमक तेज हो गया तो क्या करते हैं? कोई लोग उसमें आटा डाल देते हैं, कोई लोग उसमें दही मिला लेते हैं, कोई लोग मलाई मिला लेते हैं, कोई लोग थोड़ा आलू गजून के डाल करके थोड़ा पानी बढ़ा करके उसको फिर कर लेते हैं। ऐसे तो करते हो ना आप, है ना? जी सर। ठीक, तो यही क्या है, ये आपने जो आपके अनुभव हैं, जो आपने पेरेंट्स से, अपनी मम्मी से सीखे होंगे या देखे होंगे, उसके आधार पर आपने कुछ आइडिया लगाया चीज को सही करने का। अब वो चीज कोई एप्लायंसेस हो या फिर कोई घर की व्यंजन की बात करें, खान पान की बात करें, तो सब कुछ एक ही है। कुल मिलाकर के आपने जो अनुभव लिए थे अपने घर में, अपने समाज में, उन्हीं का प्रयोग करके आप समाधान ढूंढ रहे हैं। क्या है ये, एक प्रकार से बताओ? ये एल्गोरिदम है? बिल्कुल नहीं है। मेंटल सेट है? बिल्कुल मेंटल नहीं है। वेरी गुड, ये तो इनसाइट है आपकी। और ये किसने दिया है इनसाइट थ्योरी? बताओ जरा, नाम बताओ जल्दी से। सर कोल्हर। वेरी गुड, इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी आपकी कोहलन ने। अब एक और बात आएगी इसमें से आपकी, कि इनसाइट को बनाने के लिए इन्होंने 4 मेजर ग्रुपिंग बताई है। कौन कौन सी ग्रुपिंग बताओ? वो पढ़ा रखी है आप लोगों सर हाँ हाँ, समीपता और सरलता, समीपता और समानता। वेरी गुड। प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी, सिंप्लिसिटी एंड चौथी क्या थी? क्लोजरनेस। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी मतलब समीपस्थता, जब दो चीजें बिल्कुल एक जैसी होती हैं, जैसे कि 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ठीक है, एक आपकी स्प्राइट की, एक आपकी 7 अप की, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर लेबल हटा दो तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन सी किसकी है, कौन सी स्प्राइट है और कौन सी आपकी ड्यू है, स्टेप से, है ना? और सिंप्लिसिटी, सॉरी सिमिलैरिटी मतलब कुछ समानता है, जैसे कोका कोला काली वाली और स्प्राइट या ड्यू व्हाइट वाली, दोनों में समानता क्या है कि दोनों कोल्ड ड्रिंक है, दोनों का स्वाद ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, ठीक है, बट उसमें डिफरेंस है, आप पहचान सकते हो कि कौन कोल्ड ड्रिंक, कौन सी कोल्ड ड्रिंक आपकी कोका कोला है, जो ब्लैक है वो कोका कोला, और जो व्हाइट है वो आपका। समझ में आ रहा है आपको प्रॉक्सिमिटी और सिमिलैरिटी का डिफरेंस? ठीक, जब कुछ चीजें समान हो, कुछ भिन्नता हो, तो उसको हम सिमिलैरिटी बोलते हैं। जब सब कुछ समान हो, ठीक है, आप भिन्नता ही ना ढूंढ पाओ, तो उसको प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। सिंपलिसिटी बोलते हैं हम किसको? जब कुछ कोई समस्या बहुत सरल होती है, जिस पर सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, उसे बोलते हैं सिंपलिसिटी। उदाहरण के लिए, घर में आप पानी भरने के लिए बॉटल का यूज करते थे। अब एक जगह कहीं जाते हैं अपने आप रिश्तेदार के वहां, वहां पर बॉटल है ही नहीं, वहां पर वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े डिब्बे हैं जिसमें आप दाल वगैरह रखते हैं, उन्हीं में पानी भर देते हैं। तो आपसे कहते हैं बेटा पानी भर के रख लेना संभाल करके, वो चलते हैं कम पानी आता है, सुबह सुबह पानी आएगा, भर के रख लेना करके। अब आप आसपास देखेंगे बॉटल है नहीं है, कुछ है नहीं है, तो आप कहेंगे अरे यार चलो छोड़ो, एक काम करते हैं, डिब्बे है ना, इससे पानी भर लेते हैं। आपने आज से पहले डिब्बों में पानी भरते हुए किसी को देखा नहीं, लेकिन आपने, आपके लिए बहुत सिंपल सा टास्क था, आपने कर डाला उसको। आपको पता था कि यार डिब्बे में स्पेस है, पानी भर सकते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? क्यों? तो ये कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, तो उनको, उनके लिए पूर्ण अनुभव की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको हम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। क्लोजरनेस क्या होती है? बहुत बार बता चुका हूं, जब दो चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है, जैसे आपके सामने आपके पास पेन होगा, ये पेन है आपका, ये पेन का ढक्कन है, ठीक है, अब ये ढक्कन को अलग करके और पेन को अलग करके रखेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये ढक्कन इस पेन का है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लोजरनेस, ठीक है। जैसे कि बच्चे से कहा ये होल है और ये आपका डंडा है, मतलब कोई भी स्तंभ है, कुछ बोल लीजिए इसको आप, ठीक, एक होल ये है, ठीक है, और एक आपका पास जो स्तंभ है, या फिर कहें कि जो कुछ कह लीजिए इसको आप, ये है। आप बोलते हैं कि इनको अपने अपने होल्स में डालना है, तो आप देख के समझ जाते हैं कि इसका होल ये होगा और इसका होल ये होगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? हेलो, ठीक, तो यहाँ पर आप ट्रायल एंड एरर थोड़ी करोगे, क्लियर है?
तो ये होता है आपका ग्रुपिंग के 4 जो आपके रूल्स होते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और है आपसे इनसाइट को लेकर के, इनसाइट लर्निंग जो थ्योरी है वो किससे संबंधित है? बिहेवियरलिज्म से, गेस्टाल्टिज्म से, कॉग्निटिज्म से? बताओ कैसे सिद्धांत? सर गेस्टाल्टवादी। वेरी गुड। और एक प्रश्न है कि जो इनसाइट थ्योरी है, कोहलर ने ये इनसाइट थ्योरी किस थ्योरी के अगेंस्ट दी है? थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर के अगेंस्ट, पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के अगेंस्ट, या फिर स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग के अगेंस्ट? बताइए। तो इसका आंसर है ट्रायल एंड एरर, क्योंकि बार बार थॉर्नडाइक कहते हैं कि बच्चा कुछ भी काम करेगा तो पहले गलतियां करेगा तभी वो सीखेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कोहलर की क्यों करेगा गलतियां? उसके पास दिमाग है अपना, वो दिमाग का यूज करेगा, पुराने अनुभव का यूज करेगा और गलती किए बिना वो सीख जाएगा। इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया है, उसमें किसका यूज किया इन्होंने? बताओ किस जानवर का प्रयोग किया है? सर चिंपैंजी। और उसका नाम क्या था? सुल्तान। चलिए, तो इनसाइट थ्योरी में इतना ही कुछ है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, रीड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग करिए और सिर्फ 1 मिनट का समय लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, खुद ही पढ़ना है आप लोगों को, खुद से आंसर लीजिए इसका। और बाय लक हमें बहुत अच्छा पेपर मिला है, मतलब कि बहुत आसान पेपर नहीं है, ठीक ठाक पेपर है। चलिए, बहुत समय हुआ आपके लिए। अब बताइए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए? सर विश्लेषण विधि का। सर विश्लेषण विधि का। कौन सा? याला याला सर याला बी सेकंड होगा इसका आंसर। वेरी गुड। थर्ड वाला। थर्ड होगा इसका आंसर? नहीं, थर्ड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। देखो, सबसे पहली बात तो आपने कभी कभार क्या होता है ना, हमें इतना नहीं पढ़ना होता है। आप पढ़िए, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क व्हिच शी कैन हैंडल इजीली। क्या कर रही है वो? डिवाइड कर रही है। किसको? जो जॉब असाइन्ड हुआ है उसको। यहाँ देखिए, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करती है, और किसी कार्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करना क्या कहलाता है? आपका विश्लेषण कहलाता है। पता है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, ठीक है। और सब गोल मतलब कि जब एक गोल आपके पास है, उस गोल को आप डिवाइड कर रहे हैं अलग उसमें टॉपिक्स में, तो वो क्या होगा? सब गोल बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सब गोल एनालिसिस। बस